ओके डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टडी। हम स्टडी करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस का, द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है। तो ये जो पहला चैप्टर है साइंस का, द सेल, सेल के बारे में है, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस क्या करते हैं। ये साइंस का क्लास 8 का चैप्टर है। तो इसमें जो कंटेंट्स है जो इसमें पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली इंट्रोडक्शन, थोड़ा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में, सेल के बारे में, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, फिर सेल के नंबर ऑफ सेल्स, शेप और साइज, सेल के बारे में, पार्ट्स ऑफ सेल, सेल में क्या क्या, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स। फिर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, क्या क्या लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिज्म में, कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल, क्वेश्चन आंसर्स और अनी अदर टॉपिक। अगर आपको कुछ चाहिए इसके बारे में और कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप काइंडली कमेंट कर सकते हैं कमेंट में। ठीक है साहब। तो अगला जो है, अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन था, सेल एज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू लार्ज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया मतलब बहुत छोटे सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर लार्ज एनिमल्स, सब के सब सेल से ही बने हुए हैं। सेल्स आर कंपेयर्ड टू ब्रिक्स इन मे बिल्डिंग। जैसे एक बिल्डिंग को खड़ी करने में हर एक ईंट की जरूरत होती है, उसी प्रकार सेल जो है एक बिल्डिंग यानी एक बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म को खड़े करने में सेल्स की जरूरत होती है। तो इसको उसको बेसिक स्ट्रक्चरल, मतलब जो स्ट्रक्चर का जो बेसिक एंटिटी है वो सेल है। तो सेल्स आर कंपेयर्ड टू द ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग, दे फॉर्म द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फाउंडेशन ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चरल मतलब आप समझ गए, जैसे ब्रिक एक स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का बेसिक एंटिटी होती है, वैसे सेल एक बॉडी के स्ट्रक्चर का, किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर का बेसिक एंटिटी होती है। और फंक्शनल, अकेले सेल के अंदर भी कई कंटेंट्स होते हैं लेकिन वो अकेले सिंगली काम नहीं कर सकते। तो सेल कुल मिला के टोटली सिंगली काम करता है, इसलिए उसको कहते हैं फंक्शनल फाउंडेशन ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फाउंडेशन ऑफ लाइफ, इसलिए सेल को कहा जाता है। अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स दे हैव। जैसे कि यूनिसेल्युलर, यूनी मतलब सिंगल, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिनका पास जो सिंगल सेल के बने होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है, बैक्टीरिया और अमीबा। जो बैक्टीरिया और अमीबा है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके बाद आते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जिनके जो मल्टी सेल्स मतलब काफ़ी ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। और ये जनरली जो सेल्स होते हैं वो कुछ स्पेशलाइज्ड, ये कुछ स्पेशलाइज्ड काम करते हैं। तो जैसे कि एलिफेंट्स, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स जो भी है, ये सारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। जितने भी हैं ये सारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में ही फंक्शंस ऑफ सेल। सेल के क्या क्या काम है, सेल क्या काम करता है। तो सेल जो है बेसिकली परफॉर्म्स एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। जो भी लाइफ के लिए जरूरी है प्रोसेसेस, जैसे न्यूट्रिशन, अगर हमको लाइफ, अगर हम जीते हैं तो हमको खाना खाना जरूरी है यानी न्यूट्रिशन, हमें रेस्पायर करना जरूरी है, हम ग्रो होते हैं, हम रिप्रोड्यूस करते हैं और हम डेवलप करते हैं। तो जो भी लाइफ के प्रोसेस है वो सारे एसेंशियल प्रोसेसेस जो है सेल भी परफॉर्म करता है। और क्योंकि हम सारे सेल्स के बने हैं, क्योंकि सेल परफॉर्म करते हैं तो हम भी वही सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। दीज फंक्शंस आर क्रिटिकल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी प्राणी है, उसके सर्वाइवल के लिए ये सारे प्रोसेसेस जरूरी है। न्यूट्रिशन, खाना खाना जिससे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। ठीक है। फिर ग्रोथ होती है, जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उससे हम ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और डेवलप भी करते हैं। तो इसके बाद जो है सेल की डिस्कवरी, जो सेकंड टॉपिक था हमारा सेल डिस्कवरी। सेल जो है रिमेन अननोन फॉर ए लॉन्ग टाइम। काफ़ी समय तक सेल जो है हमारे से अननोन रहे, मतलब हम उनको पता नहीं कर पाए। बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट मैग्निफिकेशन। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं तो हैं, और बिना मैग्निफिकेशन के, बिना माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाई कौन करता है, माइक्रोस्कोप। जो इंस्ट्रूमेंट मैग्नीफाई करता है उसको माइक्रोस्कोप करते हैं। बिना मैग्निफिकेशन के हम उनको नहीं देख पाते, इसलिए वो जो है हमसे छुपे रहे या हम उनको बारे में नहीं जान पाए। फिर इसका धीरे धीरे जब माइक्रोस्कोप डेवलप हुए, जब हम किसी चीज़ को 10x, 20x, 100x, 100x मतलब 100 गुना ज़्यादा, जब हम उसको 100 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा उसको मैग्नीफाई कर पाए, मतलब ज़्यादा बड़ा कर पाए, किसी चीज़ को देख पाए। तो फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप जैसे जैसे डेवलप है तो हम सेल की धीरे धीरे डिस्कवरी हुई। तो एडवांस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप जो है इन 17th सेंचुरी एनेबल्ड साइंटिस्ट टू स्टडी सेल, जिससे कि हम सेल को स्टडी कर पाए। तो माइक्रोस्कोप की इजाद के बाद हम स्टडी सेल्स को स्टडी कर पाए। सेल डिस्कवरी, तो सेल डिस्कवरी जो है इसका श्रेय, सेल डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक।
1665 में रॉबर्ट हुक जी ने, उन्होंने जो है कॉर्क स्लाइस, ही ऑब्जर्व थिन कॉर्क स्लाइसेस फ्रॉम ट्री बार, जो पेड़ की छाल होती है ट्री बार, उससे उन्होंने देखा थिन कॉर्क स्लाइस, उन्होंने जो है थिन कॉर्क स्लाइस को, पतला सा उस पेड़ की छाल के पतले से हिस्से को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। ही केप्ट इट अंडर हिज माइक्रोस्कोप। अब फिर उन्होंने क्या नोटिस किया, ही नोटिस दैट हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स कंपोज्ड ऑफ टाइनी कंपार्टमेंट्स। उन्होंने देखा हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनीकॉम मतलब मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसको हनीकॉम कहते हैं, उस तरह के जो है स्ट्रक्चर दिखे उनको, और वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बने हुए थे, विच ही नेम्ड एज सेल्स, जिसको उन्होंने सेल का नाम दिया। अब लैटिन में, लैटिन भाषा में एक भाषा है लैटिन, उसको, उसमें सेल को कहते हैं ए लिटिल रूम, मतलब छोटी सी जगह। दीज कंपोनेंट्स वे लेदर आइडेंटिफाइड एज डेड प्लांट्स। ये जो कंपोनेंट जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो आइडेंटिफाई किए उन्होंने, वो जो है लेटर उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको पहचाना गया कि वो डेड प्लांट सेल्स थे, सराउंडेड बाय सेल वॉल। तो जो प्लांट सेल्स थे वो सेल वॉल से सराउंडेड थे, तो वो डेड प्लांट सेल्स थे। तो ये उनको लेटर पता किया गया, उसके बारे में बताया गया। तो अब ये देखो, ये जो है रॉबर्ट हुक है, उन्होंने 1665 में अपना जो इंस्ट्रूमेंट है, जो माइक्रोस्कोप है, इसकी मदद से जो है उन्होंने जो है क्या कहते हैं, ये जो है इसकी मदद से उन्होंने जो है सेल की डिस्कवरी की। और ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, इनको उन्होंने सेल का नाम दिया, छोटा रूम। और ये जो है सेल, जो है सेल वॉल से सराउंडेड थे, डेड सेल वॉल। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये हनीकॉम स्ट्रक्चर। अब सेल, सेल नंबर, शेप एंड साइज। सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सेल है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दे आर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है, जैसे ब्रिक होती है, हमने पढ़ा था पहले बिल्डिंग में। वाइल दे आर शेयर ए बेसिक स्ट्रक्चर, उनका जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है। ठीक है। बट सेल्स वेरी इन नंबर, लेकिन वह नंबर में, मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो है वो वेरी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी सिंगल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। उनका शेप भी वेरी करता है विद इन सेम ऑर्गेनिज्म और विद इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और उनका साइज भी अक्रॉस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल नंबर के बारे में। तो सेल नंबर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स दे कंटेन। जैसे जितने भी सेल वो ऑर्गेनिज्म कंटेन करता है, उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज किया जाता है। जैसे जिसके पास एक सेल है, उसको यूनी मतलब सिंगल सेल, कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल एंड यूनिसेल्युलर कहा जाता है। जैसे अमीबा और बैक्टीरिया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मल्टी सेल्युलर मतलब जिसके जो कई सेल्स के बने होते हैं, जैसे जिनके पास कई सेल्स होते हैं, उनको मल्टी सेल्युलर कहते हैं, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे मल्टी सेल्युलर है। मल्टी सेल्युलर मतलब ये कई सेल्स के बने होते हैं। जैसे एग्जांपल ले हम कि जो अर्थ फॉर्म है, वो एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि मिलियंस ऑफ सेल्स का बना हुआ है। जबकि अमीबा जो है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सिंगल सेल का बना होता है। अब देखो, जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये यूग्लिना, जैसे ये यूग्लिना है, ये जो है क्या कहते हैं उसको, ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूग्लिना हो गया। और ये यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, ये सारे यूनिसेल्युलर। अब मल्टी सेल्युलर जो हो गए, यानी जिनके पास कई मिलियंस ऑफ सेल, जैसे फिश हो गया, बर्ड हो गया, प्लांट्स हो गए, ये सारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यानी ये जो है क्या कहते हैं उसको, इनके कई सेल से बने हुए हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म कई सेल से बने हुए हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं सेल शेप। जो सेल शेप है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सेल वेरी इन शेप डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस एंड लोकेशंस। जो सेल का शेप है वो वेरी करता है, मतलब वो चेंज होता है बेस्ड ऑन उसके फंक्शन, कि वो क्या काम कर रहा है, और उसकी लोकेशन के हिसाब से कि वो कहाँ पे स्थित है। तो ये जो है वो एक ऑर्गेनिज्म में होता है, और वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है, विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म और इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो उसका जो फंक्शन और लोकेशन के हिसाब से जो सेल का शेप है वेरी करता है। ठीक है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ओवल शेप, ओवल शेप जो है, जैसे ये ओवल शेप है, ओवल शेप जो है या स्फेरिकल शेप जो है, रेड ब्लड सेल्स की होती है। रेड ब्लड सेल्स मतलब हमारा जो खून जो है, रेड ब्लड सेल्स है, खून जो है वो ओवल या स्फेरिकल शेप के सेल्स होते हैं। और फाइब्रस और एलोंगेटेड सेल्स जो है, नर्व सेल्स के, नर्व सेल के जो एलोंगेटेड मतलब लंबे होते हैं थोड़े, और फाइब्रस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नर्व सेल है, ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है एक जगह से दूसरी जगह में। अब जो अमीबा है, उसका जो सेल का शेप होता है जनरली स्टार शेप होता है। क्यों? क्योंकि वो हेल्प करता है उसको उसके मूवमेंट में। ठीक है। अब जो मसल सेल है वो जनरली फ्लैट शेप का होता है। तो ये सारे जो है फ्लैट शेप के होते हैं मसल से। तो देखते हैं अगले में डायग्राम में दिखा रखा है, देखिए जैसे ये नर्व सेल है, ये जो है फाइब्रस है और एलोंगेटेड लंबा सा है।
और ये जो रेड ब्लड सेल्स है वो स्फेरिकल है, एलिप्टिकल इस टाइप के होते हैं। मसल सेल है थोड़ा फ्लैट है, और एक ये फैट सेल है, लिवर सेल है। तो डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस कि वो क्या काम करते हैं, जैसे नर्व सेल जो है ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, थोड़ा लंबा होता है, एलोंगेटेड होता है, ठीक है, और फाइब्रस होता है। तो उस हिसाब से वो जिसके फंक्शन और लोकेशन के हिसाब से सेल का साइज शेप भी वेरी करता है। देखो अलग अलग शेप के सेल्स हैं। और जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, जो सेल नंबर के हिसाब से सिंगल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसको कैटेगराइज करते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है कि सेल का साइज। जो सेल का साइज है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है। जैसे कि प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जिनको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, प्लूरोन्यूमेनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जिनको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, उनका जो साइज है लगभग 0.1 माइक्रॉन्स के हिसाब से होता है डायमीटर में, रेडियस नहीं है डायमीटर है। प्लूरोन्यूमेनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो माइकोप्लाज्मा होता है उसका जो डायमीटर है 0.1 माइक्रोन, इतना छोटा होता है वो। और जो लार्जेस्ट सेल है ये स्मॉलेस्ट सेल है जिसका साइज है। और जो लार्जेस्ट सेल है जैसे ऑस्ट्रिच का एग, वो भी सिंगल सेल का बना होता है जिसका जो डायमीटर है 170 मिलीमीटर होता है, जो कि काफ़ी बड़ा है, जिसको हम आराम से अपने सिंपल आंखों से बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के माइक्रोस्कोप के हम देख सकते हैं। जबकि ये जो प्लूरोन्यूमेनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो माइकोप्लाज्मा कहते हैं उसको बिना माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते। अब जैसे हंस का एग है, मतलब मुर्गी का अंडा, वो भी जो है हम आराम से, सिंगल सेल का ही होता है वो भी, और उसको भी हम जो है आराम से अपनी सिंपल आंखों से, नॉर्मल आंखों से उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब जो हेंस एग है, ठीक है, इट इज ए सिंगल सेल एंड इज विजिबल विदाउट माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप के हम इसको देख सकते हैं सिंपल आंखों से। अब इसमें जो अगर हम काट के देखेंगे हैंड्स के एग को, उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखेंगे हैंड्स के एग का, तो वो जो सराउंड होता है हैंड्स का एग, वो सेल मेम्ब्रेन होता है, उससे सराउंड होता है। द एंटायर एग इज सराउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन। और उसमें एयर सैक मतलब हवा का एक बबल सा होता है, एयर सैक उसको कहते हैं। वो स्मॉल पॉकेट ऑफ एयर नियर द वाइडर एंड, चौड़े हिस्से के तरफ, जैसे इसका एक पतला हिस्सा होता है, चौड़ा हिस्सा होता है अंडे का, आपने देखा होगा, अंडा खाते भी होंगे, तो उसमें जो चौड़े हिस्से की तरफ एयर सैक होता है। और एल्ब्यूमिन, जो एग का जो व्हाइट पोर्शन होता है उसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, और जो येलो पोर्शन होता है उसको योक कहते हैं, ठीक है जी। तो एल्ब्यूमिन जो है ट्रांसपेरेंट व्हाइट जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि योग को सराउंड करता है। व्हाइट हिस्सा जो है येलो योग से को सराउंड करता है, और वो जेली लाइक होता है, ट्रांसपेरेंट सा, ठीक है। और ये योग हिस्सा होता है वो येलो मास का बना होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो जो कौन सा हिस्सा मेनली जो है काम आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए, और किसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट इज येलो योग हिस्सा, ठीक है। और जो आउटर शेल है जैसा जिसमें हम अंडे का छिलका निकालते हैं, वो जो इसको प्रोटेक्ट करती है अंडे के अंदर के कंटेंट्स को, अंडे के अंदर के कंटेंट्स को उसका आउटर हिस्सा जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, है ना। अब जो सेल का जो आउटर हिस्सा है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, अंदर के कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं एक्टिविटी 1। हम जो है पहली एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम ब्रेक हैंड्स एग इनटू ए फ्लैट प्लेट। हम एग के जो एग है उसको फ्लैट प्लेट में ब्रेक करते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे एक्टिविटी में, इसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम देखते हैं कि येलो मास जो है जिसको योग कहते हैं, इट इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, वो बना होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का। और जो एल्ब्यूमिन है, जो व्हाइट फ्लूइड है, वो जो है एज ए रिजर्व फूड मटेरियल काम करता है। जो व्हाइट कलर का जो फ्लूइड है जिसको एल्ब्यूमिन कहते हैं, वो रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं, जैसे कि एयर सैक हम पढ़ चुके हैं, जनरली चौड़े 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 एंड की तरफ होता है एयर सैक, एयर का बबल। और योग जो है येलो कलर का होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए होता है। एल्ब्यूमिन व्हाइट कलर का होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर जो कि रिजर्व होता है, फूड रिजर्व मटेरियल होता है। और आउटर शेल जो है अंडे का जो है जो कि हम छीलते हैं अंडा, उसको अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। जनरली जो आउटर शेल अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। और सेल मेम्ब्रेन जो है सारे के सारे एक सेल के जो आउटर मोस्ट लेयर होती है तो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसके अंदर सारे के सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद जो है सेल का जो साइज है, जैसे हम पढ़े सेल का साइज, अमीबा का जो साइज है 1000 माइक्रोन्स है, ठीक है, माइक्रोमीटर। हैंड का जो एग का साइज है, उसका एग का साइज यानी एक जो वो भी सिंगल सेल का बना होता है। सेल का जो साइज है ये हम पढ़ रहे हैं, जैसे अमीबा सिंगल सेल है उसका साइज जो है 1000 माइक्रोन्स है। जो हैंस एग है, मुर्गी का अंडा, वो भी एक सिंगल सेल है, उसका साइज 60 मिलीमीटर है। ऑस्ट्रिच का जो अंडा है सबसे बड़ा होता है, उसका साइज 170 मिलीमीटर है। ग्रीन एल्गे जिसको चारा भी कहते हैं, उसका साइज जो है 10 सेंटीमीटर है। रेड ब्लड सेल्स का साइज, जो हमारे खून के जो रेड ब्लड सेल्स है उनका साइज 9 माइक्रोन या माइक्रोमीटर है। और लिवर सेल का साइज जो है 20 माइक्रोमीटर है। ह्यूमन ओवम का साइज जो है 100 माइक्रोमीटर है।
और नर्व सेल का साइज काफ़ी लंबा होता है, ट्रांसलेट का सेगमेंट एक तरह से दूसरे तरफ, तो उसका शेप और साइज जो उसी से डिपेंड करता है, उसका साइज जो है 1 मीटर है। ठीक है। अभी हम जानते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जो है लाइव रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज के लिए बाद, बिफोर बीइंग रिप्लेस, उसके बाद वो रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है जी, 120 डेज के लिए वो लाइव रहते हैं, इसका वो धीरे धीरे रिप्लेस कर दिए जाते हैं। ओके, सो नाउ विल डू द एक्टिविटी 2। अब एक्टिविटी 2 पढ़ते हैं, ऑब्जर्विंग सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। यानी कि हम एनिमल सेल्स तो ऑब्जर्विंग एनिमल सेल्स, चीक सेल्स को अब हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 2 में हम एनिमल सेल्स यानी चीक सेल को ऑब्जर्व करेंगे। चीक मतलब गाल के जो अंदर होता है ना, दांतों के पास गाल, चीक। तो हम भी एक एनिमल्स के फॉर्म में ही है, ह्यूमन्स आर पार्ट ऑफ एनिमल्स ओनली, तो दिस इज एनिमल सेल्स। प्लांट सेल यानी पेड़ पौधे, एनिमल सेल्स यानी ह्यूमन्स ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स ओनली। ह्यूमन्स भी कैटेगरी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो चीक सेल वही देखेंगे। तो हम यूज अ टूथपिक टू जेंटली स्क्रैप द इनर चीक। हम एक टूथपिक लेंगे जनरली जो दांत साफ करने के काम आती है, और हम जो है धीरे से जो है स्क्रैप करेंगे अपने इनर चीक में, दाढ़ के पास। और फिर इसका ट्रांसफर द कलेक्टेड मटेरियल इनटू ए क्लीन ग्लास स्लाइड। और फिर उसका वो जो कलेक्टेड मटेरियल है चीक के अंदर का, दाढ़ के पास का, जब उसको हल्का सा स्क्रैप करेंगे तो कुछ मटेरियल निकलेगा, तो वो उसको हम क्लीन ग्लास स्लाइड में डाल देंगे। और फिर इसका फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू स्टेन उसमें हम डालेंगे। मिथाइलिन ब्लू स्टेन एक लिक्विड है जिसके ऊपर, जो उस मटेरियल के ऊपर हम डाल देंगे, और फिर इसको कवर कर देंगे विद कवर स्लिप के साथ उसको कवर कर देंगे। और फिर इसका जो उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करेंगे, यानी वी ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब हम देखेंगे उसको, वी विल सी, ऑब्जर्वेशन हमारा क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, वी विल सी राउंड सेल्स विद ए डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियस। हमको राउंड सेल्स दिखेंगे बिल्कुल राउंड कलर के, और डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होगा वो डार्कली स्टेन्ड होगा इन ईच सेल। हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा जो डार्कली स्टेन्ड होगा, राउंड सेल्स होंगे। और क्योंकि ये एनिमल सेल है, चिक सेल एक एनिमल सेल है, तो नो सेल वॉल विल बी विजिबल। एनिमल सेल लैक्स सेल वॉल, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें कोई सेल वॉल नहीं होगी। तो अब अगली साइड में चलते हैं। अब इसका जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में कि क्या कहते हैं उसको, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये हमारा जो है सेल है। इसमें जो है ये सेंटर पार्ट, दिस इज न्यूक्लियस, ये चीज़ जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब इसका जो इसको कवर कर रहा है आउटर में, इसमें सेल मेम्ब्रेन है, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है पूरी। ठीक है, और फिर इसके बाद ये जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पोर्शन है पूरा, दिस इज साइटोप्लाज्म, ये जो है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये बीच का न्यूक्लियस है। तो हम इसमें डायग्राम में इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हम अगली स्लाइड में चलते हैं। इसमें अगली स्लाइड में चलते हैं, ऑब्जर्विंग प्लांट सेल्स। जब हम प्लांट सेल को ऑब्जर्व करते हैं अगली एक्टिविटी में, जब हम प्लांट सेल को ऑब्जर्व करेंगे, ओनियन प्लांट सेल पील को, मतलब हम प्याज, ओनियन मतलब प्याज का हम एक पील ले लेंगे, पतला सा छिलका ले लेंगे। अब इसका टेक ए स्मॉल पीस ऑफ ओनियन पील एंड थिन मेम्ब्रेनस लेयर, बिल्कुल पतली सी लेयर लेंगे ओनियन पील की, बिल्कुल पतली, जो कि बिल्कुल पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो बिल्कुल। ठीक है, अब इसका उसको एक स्लाइड में रख देंगे, कीप इट ऑन ए स्लाइड। ठीक है, एड ए ड्रॉप ऑफ सैफरन स्टेन, उसमें हम एक लिक्विड डालेंगे सैफरन स्टेन नाम का, अप्रॉक्सीमेटली स्टेन इट फॉर, और उसको भिगा के रखेंगे उस लिक्विड में, सैफरन स्टेन नाम के लिक्विड में, फॉर 1 to 2 मिनट। अब उसका जो हल्का सा जो भी पानी होगा जो भिगा के देगा उसको हटा देंगे। अब इसका कवर विद कवर स्लिप, उसको कवर स्लिप में कवर कर लेंगे। और फिर इसका वी ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप, फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उसको फिर से देखेंगे। तो यानी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली हम जो है सबसे पहले सैफरन स्टेन जो हमारा लिक्विड होगा उसको स्टेन करेंगे 1 to 2 मिनट्स, ओनियन पील को, बिल्कुल थिन मेम्ब्रेनस लेयर, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। और फिर इसका उसको रिंस कर देंगे, उसको साफ कर देंगे, फिर इसको अंडर माइक्रोस्कोप उसको देखेंगे, कवर स्लिप में डाल के उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, सेल्स आर पॉलीगोनल अरेंज इन रो, जो सेल्स हैं उसके, ओनियन पील क्या है, ओनियन क्या है, एक प्लांट है, तो ये प्लांट सेल है, ये पॉलीगोनल शेप के होंगे और फिर इसका ये रोज में अरेंज होंगे। ठीक है, और इनका डार्क न्यूक्लियस होगा जो कि सेंटर में होगा और विजिबल होगा। हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है जो कि हर विजिबल होगा। और सेल वॉल्स आर क्लियरली, क्योंकि ये प्लांट सेल है तो उसमें रिजिड सेल वॉल्स भी होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल्स नहीं होती, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल्स होती है। ठीक है, ये सब भी हम इसमें देख पाएंगे।
अब इसके बाद जो है क्या कहते हैं उसको, अब इसको देखते हैं हम। अ, जो हमने देखा, जो हमने बात की अभी, ओनियन पील को जब उसको हमने माइक्रोस्कोप में देखा, तो ये जो ये जो डार्क कलर का ये जो ये न्यूक्लियस है, दिस इज कॉल्ड ए न्यूक्लियस। ये जो है पूरा न्यूक्लियस है। ये इसका न्यूक्लियस के बाहर ये सेल वॉल है। ये जो ये चारों तरफ की बाउंड्री है, सेल वॉल है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो है सेल वॉल होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। और इसके बीच का जो एरिया, न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच का एरिया, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बीच का एरिया, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ये एक साइटोप्लाज्म है। ठीक है। अ, ये साइटोप्लाज्म है। अब अगली स्लाइड में चलते हैं। इसमें है ऑब्जर्विंग ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स बेसिकली क्या है? ब्लड सेल्स अगेन जो है, जो ब्लड सेल्स है वो एक एनिमल सेल है ना। ब्लड सेल क्या है? एनिमल सेल है। ठीक है। अब जब उसको हम यूज ए प्रिपेयर्ड स्लाइड ऑफ ह्यूमन ब्लड और प्रिपेयर इट विद ए ब्लड सैंपल, हम जो है प्रिपेयर्ड स्लाइड ह्यूमन ब्लड का लेंगे या उसको ह्यूमन के ब्लड सैंपल्स को प्रिपेयर करेंगे और उसका स्टेन करेंगे, उसमें डालेंगे ईओसिन और मिथाइलिन ब्लू करके इसमें लिक्विड डालेंगे। जब उसमें डालेंगे हम उसको स्लाइड में, तो हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा कि रेड ब्लड सेल्स जो है डिश शेप के होंगे, पिंकिश रेड कलर के होंगे, और लैक ए विजिबल न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस तो होता है क्योंकि सेल है तो न्यूक्लियस उसमें होगा, लेकिन उसमें जो है विजिबल, बिल्कुल बहुत ज़्यादा विजिबल उसमें नहीं होगा। और जो वाइट ब्लड सेल्स है वो फ्यूअर नंबर है, लेकिन वो लार्जर है, साइज में बड़े, एंड हैव अ डिस्टिंक्ट, उसमें न्यूक्लियस साफ करके दिखाई हमको पड़ता है। ठीक है। उसमें न्यूक्लियस हमको साफ दिखाई करके पड़ता है वाइट ब्लड सेल्स में। ठीक है। तो ये हम उसको, हमें इसको साफ दिखाई देगा। अच्छा, इसके बाद जो है इसको भी हम जो है देखते हैं। एंड अगर इसका देखेंगे, इसका फोटो देखेंगे, तो ये रेड ब्लड सेल्स है और बीच में वाइट ब्लड सेल्स है। ठीक है। अब इसके बाद जो है पार्ट्स ऑफ सेल। तो सेल भी हमें पता है कि अभी तक हम सेल पढ़ रहे थे। अगला टॉपिक है हमारा सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है। तो जो सेल के पार्ट्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो जो सेल जो है, सेल के इनसाइड क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, जो कि जेल लाइक होता है। जो सेल के अंदर जो है, एक तो प्रोटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। ठीक है। तो सेल में एक प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि जेल लाइक होता है, न्यूक्लियस होता है। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है। जो साइटोप्लाज्म है उसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो कि सेल ऑर्गेनिल्स, मतलब कई प्रकार के सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल का स्ट्रक्चर मतलब सेल के अंदर कई स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो होते हैं जिसको ऑर्गेनिल्स कहते हैं, प्लस न्यूक्लियस। ठीक है जी। तो प्रोटोप्लाज्म जो है दैट इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में कई सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इसका सेल के ऑर्गेनिल्स, ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। ठीक है। और ये जो है दे आर सराउंडेड बाई, दिस ऑल आर सराउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन। ये सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। ऑर्गन्स, ऑर्गेनिल्स जो है वो हेल्प करते हैं सेल को टू परफॉर्म रेलिवेंट फंक्शन। इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फंक्शन परफॉर्म करने में ऑर्गन्स जो है सेल को मदद करते हैं। समझे? तो सेल के अंदर क्या होता है? जैसे कि सेल है, सेल के अंदर सबसे पहले होता है, ये एक सेल है, तो सेल के अंदर एक तो न्यूक्लियस हो गया, और ये जो है साइटोप्लाज्म हो गया। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? दिस न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में जो पूरा साइटोप्लाज्म है, इसमें कई सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, कई छोटे छोटे सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। ठीक है। जो कि उनको कहते हैं सेल के ऑर्गन्स, जो कि हेल्प करते हैं सेल को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में। और प्रोटोप्लाज्म, जो पूरा न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, जो पूरा प्रोटोप्लाज्म है, वो जो है जेल लाइक होता है। इसका मतलब साइटोप्लाज्म भी जेल लाइक होगा, क्योंकि इसमें केवल न्यूक्लियस ही तो एक्स्ट्रा है, बाकी तो प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म ही है। और साइटोप्लाज्म में कई ऑर्गेनल्स होते हैं, कई सेल के ऑर्गन्स होते हैं, जो कि जिसको इसको हेल्प करते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में। और ये सारे जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। और प्लांट सेल में जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। ठीक है। तो अब इसमें जो है देखते हैं अब सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ होती है? सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेल मेम्ब्रेन जो है थिन फ्लेक्सिबल बाउंड्री सराउंडिंग द सेल।
ये थिन और फ्लेक्सिबल बाउंड्री होती है जो सेल को सराउंड करती है। सेल्स ऑफ प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया हैव एडिशनल आउटर कवरिंग। जो सेल्स होते हैं प्लांट के, फंगी और बैक्टीरिया के, उनके पास एक एडिशनल आउटर कवरिंग होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? ये एक सेलेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है जो कि कंट्रोल करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस को। जैसे कि इसमें हम देखते हैं, जैसे ये जो है ये पूरा हमारा एक सेल है, ठीक है, ये पूरा हमारा एक सेल है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये जो बीच का ये दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस हो गया तो ये न्यूक्लियस प्लस ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये पूरा साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स जिनको ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, ये पूरा मिला के प्रोटोप्लाज्म हो गया। और प्रोटोप्लाज्म जो है ये जो है सराउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन से। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो प्लांट सेल है और फंगी और बैक्टीरिया में वो एक और आउटर कवरिंग से सराउंड होती है जो हमने बात की थी, जिसको कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनेल्स है ये हमने देख लिए जो साइटोप्लाज्म में होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल है। अब हमने जो पढ़ा था, ये इसका क्या काम है सेल वॉल का? ये सेलेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, सेलेक्टिव बैरियर की तरह। सेलेक्टिव बैरियर मतलब ये रोकता है, कंट्रोल करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंस को, ठीक है जी। जैसे बैरियर होते हैं ना, गेट के आगे जो बैरियर होते हैं जो व्हीकल्स को आने जाने में रोकते हैं, ऑफिस का आने जाने में मदद करते हैं, ऐसे ही ये जो है एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंस को कंट्रोल करता है। कैसे? अब वो सब्सटेंस क्या होते हैं? या तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, सेल वॉल के थ्रू न्यूट्रिएंट्स जाएंगे उसके अंदर, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू न्यूक्लियस जाएंगे, या तो वेस्ट जो है अंदर से बाहर निकलेगा, तो इनको ये कंट्रोल करता है। सेल वॉल गिव्स ए डेफिनेट, अब ये सेल वॉल है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो आउटर कवरिंग है जो प्लांट और फंगी और बैक्टीरिया में होती है, उसको सेल वॉल जो कहते हैं, वो जो है क्या उसका फायदा क्या होता है? गिव्स ए डेफिनेट शेप, वो एक डेफिनेट शेप देती है, साइज देती है, सपोर्ट और रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन। तो क्या क्या देती है? डेफिनेट शेप। सेल वॉल के कारण डेफिनेट शेप आता है, डेफिनेट साइज आता है, एक सपोर्ट मिलता है सेल को, सेल मेम्ब्रेन को, और रिजिडिटी और प्रोटेक्शन मिलता है टू सेल अंडर वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशन। तो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में उसको ये सब चीज़ें सपोर्ट वगैरह उसको मिलती है, ठीक है। इसके बाद जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम देख ही चुके हैं। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो है पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जैसे हम पढ़ चुके हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का एक पोर्शन है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है? साइटोप्लाज्म का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म का जेल लाइक मैट्रिक्स फिलिंग द सेल, ये पूरा का पूरा जेल लाइक होता है जो कि सेल को फिल करता है, एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। में न्यूक्लियस नहीं बना था, क्योंकि अगर इसमें न्यूक्लियस आ जाएगा तो वो प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। तो कंपोजिशन क्या होता है इसका? कैसका बना होता है? साइटोज यानी हॉलो, खाली होता है, और प्लाज्मा मतलब प्लाज्मिक। तो खाली जगह में जो लिक्विड बना होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस को छोड़ के। अब ये किसका बना होता है साइटोप्लाज्म? इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन एंड वाटर। इसमें जो है जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो हॉलो लिक्विड होता है, और हॉलो की जगह जो है अगर न्यूक्लियस डाल दें तो प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, विटामिन एंड मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का हो गए, एंड वाटर। न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर के ये न्यूट्रिएंट्स ये होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल, विटामिन एंड प्रोटीन, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स का बना होता है और वाटर का बना होता है। और ये जो है इट एक्ट्स एज ए ग्राउंड सब्सटेंस फॉर ऑल सेल एक्टिविटीज। जो भी सेल एक्टिविटीज़ है वो सब इसी साइटोप्लाज्म में ही होती है, जो कि सेल ऑर्गेनेल्स करते हैं। तो ये ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है डिफरेंट सेल एक्टिविटीज परफॉर्म करने में। अब ये सारे कंपोनेंट्स, ऑल दीज कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू गिव यूनिक लिविंग नेचर टू द प्रोटोप्लाज्म। तो ये सारे कंपोनेंट जो है सेल के, ये सारे आपस में मिलजुल के काम करते हैं, और एक लिविंग नेचर, लिविंग मतलब जो कि रेस्पायर करता है, जो कि रिप्रोड्यूस करता है, जो कि न्यूट्रिएंट लेता है, वो लिविंग नेचर प्रोवाइड करता है प्रोटोप्लाज्म। सारे मिलजुल के, अकेले नहीं, अकेले एंटिटी जो है, जो सेल की एंटिटी है, ऑर्गेनेल है, वो अकेले काम नहीं कर सकते, वो सारे मिलजुल के जो सेल के अंदर पूरा सेल बना के वो काम करते हैं। तभी सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल मतलब एक ब्रिक की तरह, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट होगी, और फंक्शन मतलब सारे मिलके काम करते हैं तभी वो फंक्शन कर पाते हैं। अब सिंगली जो है पूरे सेल का काम नहीं कर पाएगा।
तो इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, सबसे छोटी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कहते हैं उसको, इसके बाद जो है अगली साइड में चलते हैं जिसमें क्या है न्यूक्लियस पढ़ते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म, फिर उसके बाद जो है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में ये जो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड जो जनरली जो है लाई सेंटर ऑफ द सेल में करता है। न्यूक्लियस जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, और ये जो है मोस्टली कई बार ये साइड्स में भी लाई करता है, ठीक है, पेरिफेरल एरिया में भी लाई करता है, लेकिन मोस्टली ये सेंटर ऑफ द सेल लाई करता है। और जो है ये सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी सेल की है उसको ये कंट्रोल करता है, ऑल एक्टिविटीज सेल की सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये डेंस होता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब ठोस होता है, बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जैसे सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये डेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड होता है, ठोस होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, ये बाउंडेड होता है। अब न्यूक्लियर प्लाज्म क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है, जैसे सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब क्रोमैटिन, इसमें एक और पार्ट होता है न्यूक्लियर में, एक क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन क्या होता है, ये थ्रेड लाइक डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो डीएनए के जो प्रोटीन है वैसे ही थ्रेड लाइक मतलब धागे की तरह होते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब इसका कंडेंस टू थिकर क्रोमोसोम्स, जब सेल डिवीजन होता है तो ये जो है थिक हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाते हैं। अब इसके बाद क्रोमोसोम्स में तब्दील यानी चेंज हो जाते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टर्स जीन्स इनहेरिटेड बाय वन जनरेशन फ्रॉम द अर्लियर जनरेशन। मतलब जैसे कि एक जब सेल डिवाइड होगा या रिप्रोड्यूस करेगा तो दूसरा सेल बनेगा, तो इसमें जो हमारे जो डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जो थ्रेड लाइट है, वो जो है कंडेंस हो जाएंगे और थिकर क्रोमोसोम्स जो है थिकर क्रोमोसोम बन जाएंगे। अब उसी न्यूक्लियस से दूसरा न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, तो ये इसी प्रकार जो है वो जो ये जो क्रोमोसोम्स है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कैरेक्टरिस्टिक लाइक जीन्स, जो कि हमारी जनरेशन, हमारे दादा परदादा से बाप से बेटे पे ये सारी जो जीन्स आ रही है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है, ये सारी इनहेरिट होती है। कैसे, इसी क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स के थ्रू। अर्लियर जनरेशन हमारे पास जो है दैट इज व्हाट इट इज इनहेरिटेड, मतलब हमारे में होती है। ठीक है, वो चीज़ें हमारे में होती है। अब अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल्स डिफर। हर एक सेल्स में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफर करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। जैसे कि मैन में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 46 होता है, डॉग में 78 होता है, पिजन में 80 होता है, यीस्ट में 32 होता है, और वीट में 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे डिफर करते हैं। एनिमल टू एनिमल में क्रोमोसोम नंबर डिफर करती है। अब हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनल। अब ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, दीज आर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स विद इन ए सेल दैट परफॉर्म डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस। यानी कि ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं और वो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, द मेन सेल ऑर्गेनल्स मेंशन्ड आर जो डिफरेंट, तो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स आर लार्ज एंड फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। जो प्लास्टिड्स जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। ये दे कंटेन पिगमेंट दैट प्रोवाइड कलर टू द प्लांट। और ये जो है कुछ पिगमेंट्स इनमें होता है जो कि प्लांट को कलर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि देखें तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल। और क्रोमोप्लास्ट टू प्रोवाइड अदर कलर्स लाइक रेड एंड ऑरेंज। ये जनरली जो फलों को या फ्लावर्स को ये क्रोमोप्लास्ट जो है कलर प्रोवाइड करते थे, जनरली रेड और ऑरेंज कलर, जिससे कि वो डिफरेंट फ्लावर्स या डिफरेंट फ्रूट्स अलग अलग कलर के होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल को प्रोवाइड करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को मदद करते हैं। तो जनरली दीज आर फाउंड इन प्लांट सेल ओनली, दे आर लार्ज प्लास्टिड्स जो है ये कुछ सर्टेन पिगमेंट्स होते हैं जो दे आर फाउंड इन प्लांट्स ओनली एंड दे प्रोवाइड कलर टू द प्लांट। इसके बाद एक ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, और इनका काम क्या होता है बेसिकली स्टोर करना स्टार्च को, प्रोटीन्स को एंड ऑयल्स को। यानी ये स्टोर करते हैं स्टार्च, प्रोटीन और ऑयल्स को, ये इनका मेन काम होता है प्लास्टिड्स का। ठीक है, अब इसमें जो है अगले इसमें ल्यूकोप्लास्ट का सॉरी अब माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। ये रॉड शेप का होता है और जनरली रॉड शेप या स्फेरिकल स्ट्रक्चर के टाइप होता है।
इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी क्यों कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे जनरेट एनर्जी फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटी, क्योंकि यही जो कंपोनेंट है सेल का, यही स्ट्रक्चर है सेल का, यही जनरेट करता है एनर्जी को डिफरेंट अलग अलग सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। और ये जनरली जो है सेल में काफ़ी लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं और एक्टिव होते हैं। अगला अगला जो इसमें जो तो इसमें जो अगला जो सेल्यूलर ऑर्गेनिल है, यानी सेल का एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसको ईआर भी कहते हैं। तो इसका ये बेसिकली क्या है, दीज आर द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, ये मेंबर्स का एक नेटवर्क है, एक जाल है, एंड दैट प्रोवाइड्स चैनल फॉर द मटेरियल ट्रांसपोर्ट इन द सेल। जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी मटेरियल जो है सेल में ट्रांसपोर्ट होता है, वो जो है उसको ये चैनल यानी उसको रास्ता प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स है जो कि रास्ता यानी चैनल प्रोवाइड करती है फॉर मटेरियल ट्रांसपोर्ट इन द सेल्स। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, क्योंकि रफ है, उसका अपीयरेंस यानी फील है, देखने में भी वो रफ ही लगेगा। क्यों रफ क्यों लगता है? क्योंकि उसमें रेबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो हेल्प करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस यानी प्रोटीन को बनाने में रेबोसोम्स मदद करते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसमें रेबोसोम्स नहीं होते, इसलिए ये स्मूथ जो है दिखता है। और इसमें इसके साइज जो डिफर करते हैं, यानी सॉरी, इसमें रेबोसोम नहीं होते और ये स्मूथ होता है, और ये फैट को सिंथेसाइज करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें कोई रेबोसोम्स नहीं होते, इसलिए स्मूथ होते हैं। और ये क्यों रफ होता है? क्योंकि इसमें रेबोसोम्स होते हैं। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करते हैं? फैट्स को। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को। तो दोनों फैट और प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स, अगला जो ऑर्गेनेल है जिससे दैट इज कॉल्ड एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक के ऊपर दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं। दे आर स्टैक्ड ऑन वन अनदर, यानी एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं। एंड दे आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एंड पैकिंग ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस बाय सेल। ये किस में जनरली इन्वॉल्व होते हैं? सेल के किस काम में इन्वॉल्व होते हैं? प्रोसेसिंग और पैकिंग ऑफ मटेरियल। जो भी सेल जो है मटेरियल प्रोड्यूस करता है, उसकी प्रोसेसिंग, उसको ठीक ठीक से रखना, उसकी देखभाल करना, उसको मैनेज करना, और पैकेजिंग, इसको पैकेज करना, सब में जो है ये मदद करते हैं, ये ऑर्गेनेल्स जो है मदद करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब वैक्यूल, वैक्यूल क्या है? इट अपीयर्स एज एन एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल जो है साइटोप्लाज्म में एक एम्प्टी स्पेस की तरह होता है। ये प्लांट सेल में जो है, प्लांट सेल्स ए लार्ज वैक्यूल स्टोर्स एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। प्लांट सेल में जो लार्ज वैक्यूल ये स्टोर करता है एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा पानी और एक्सेस वाटर ये स्टोर करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में ये वैक्यूल जो स्मॉल साइज के होते हैं और ये डाइजेशन में मदद करते हैं। तो वैक्यूल्स का यही काम होता है, ठीक है। ये जो है एक्सेस वाटर वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स जो एम्प्टी स्पेस होते हैं साइटोप्लाज्म में। बाकी अगला जो पॉइंट है दैट इज रेबोसोम्स। रेबोसोम्स कैसे होते हैं? दे आर टाइनी ग्रेन्यूल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। टाइनी ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। एंड टाइड टू द रफ एंडोप्लाज्म, ये बेसिकली रफ एंडोप्लाज्म से जोड़े जाते हैं। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, अरे प्रोटीन सिंथेसिस में इनको मदद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड, सिलिया एंड फ्लैजेला। तो सम सेल्स हैव स्मॉल एक्सटेंशन ऑन देयर सेल्यूलर मेम्ब्रेन। कुछ सेल्स के पास के ऊपर स्मॉल एक्सटेंशन होते हैं, मतलब एक्सटेंशन मतलब जैसे हमारा पास घर होता है, हमने घर का थोड़ा हिस्सा आगे बढ़ा दिया। सेल्स के आगे कुछ एक्सटेंशन होते हैं उनके सेल्यूलर मेम्ब्रेन में, विच हेल्प्स देन इन लोकोमोशन एंड फूड कलेक्शन में, जो हमको हेल्प करता है लोकोमोशन मतलब मूवमेंट में, और उनके फूड के कलेक्शन में, जो वो खाना खाते हैं उसको कलेक्ट करने में उसको मदद करता है। लोकोमोशन एंड फूड कलेक्शन, दो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्मॉल एक्सटेंशन जो है जो सेलुलर मेम्ब्रेन में होते हैं, जो उसको हेल्प करता है लोकोमोशन और कलेक्शन ऑफ फूड में। एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम हैव न्यूमरस सिलिया, वाइल यूग्लिना में जो है हैज सिंगल फ्लैजिलम, जो कि उसको लोकोमोशन और फूड कलेक्शन में मदद करता है। ये स्मॉल एक्सटेंशंस है सेलुलर मेम्ब्रेन के, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, जैसे कि ये यूग्लिना है, इसमें ये चीज़ जो है फ्लैजिलम है, ठीक है, ये इसमें फ्लैजिलम है।
यूग्लिना में ये फ्लैजेलम है जो इसको लोकोमोशन और मूवमेंट में मदद करता है। और ये जो पैरामीशियम है इसमें ये सारे ये सिलिया है, ये छोटे छोटे बाल टाइप दिख रहे हैं पूरे इसमें, ये इसको हेल्प करता है इधर से उधर मूव करने में, लोकोमोशन में। और दूसरा फूड कलेक्ट करने में, फूड जैसे हमने पता सेल मेम्ब्रेन जो है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होते हैं, ये सेलेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है फूड और न्यूट्रिएंट्स को यानी फूड को और वेस्ट प्रोडक्ट को आवाजाही में यानी आदान प्रदान में मदद करती है। ठीक है, तो इसके ऊपर ही जो है सिलिया होते हैं और फिजिकल ये इसको मूवमेंट में लोकोमोशन में फूड कलेक्शन में मदद करते हैं। ऐसे फ्लैजेलन भी इसको मूवमेंट में यूग्लिना को और फूड कलेक्शन में मदद करता है। ठीक है, तो अगली साइड में चलते हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिज्म में वो क्या क्या है। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा की तरह, इसमें जो एक सिंगल सेल है दैट कैरीज आउट ऑल द नेसेसरी लाइफ फंक्शन। ये सारे जो है लाइफ फंक्शंस जो है, जो भी उसकी लाइफ यानी जीने के लिए जो भी ज़रूरी है वो सारे के सारे काम एक सिंगल सेल अमीबा में करता है। ठीक है, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो वो एक सिंगल सेल, एक सेल ही जो है वो सारा जो है जो भी लाइफ के लिए जीने के लिए जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो करता है। जैसे कि फूड कैप्चर करना, यानी क्या कहते हैं उसको, फूड अभी खाने का, हमको इंसान को खाने जीने के लिए खाने की जरूरत है तो फूड को लेता है, रेस्पायर करता है, सांस लेता है, एक्सक्रीशन करता है, पोटी वगैरह करता है, ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है। तो ये सारे जो भी लाइफ प्रोसेस है एक सिंगल सेल करता है अमीबा में, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है, जो सेल्स है, जो मल्टीसेलुलर सेल्स मतलब स्पेशलाइज होते हैं सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस करने के लिए। एग्जाम्पल मसल सेल्स और नर्व सेल। नर्व सेल का काम क्या है, वो ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन को वन एरिया से दूसरे एरिया में। मसल सेल्स का काम क्या है, वो जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं जिसमें लैक्टिक एसिड वगैरह बनता था, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो डिफरेंट ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स मल्टी, जो कि सिंगल सेलुलर में जो भी सेल को जीने के लिए जरूरी काम होते हैं वो सारा एक ही सेल कर देता है। अब सबसे पहले सेल होता है, सेल के बाद क्या मिलता है, टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। एग्जांपल मसल टिश्यू। जो भी टिश्यूज होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। दीज आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले सेल फिर टिश्यू, और टिश्यू मिला के क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन ऑर्गन क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज कोऑर्डिनेटेड टुगेदर फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। एग्जाम्पल किडनी। जो डिफरेंट टिश्यूज है, जैसे सेल, नर्व सेल अलग काम करता है, मसल सेल अलग काम करता है। अब मसल सेल्स, कई प्रकार के मसल सेल्स आपस में मिलकर एक मसल टिश्यू बनाते हैं और वो सारे सेम काम करते हैं। ऐसे नर्व जो है सेल आपस में मिलकर नर्व टिश्यू बनाते हैं। अब इसके बाद एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि ये सारे जो है टिश्यूज मिला के एक ऑर्गन बनाते हैं जो सिमिलर टिश्यूज होते हैं। ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज कोऑर्डिनेटेड टुगेदर फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, अब इसमें ऑर्गन के लिए, ऑर्गन में एक ऑर्गन में अलग अलग टिश्यूज होते हैं, टिश्यू के ग्रुप्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो डिफरेंट फंक्शन, लेकिन ऑर्गन जो है एक ओवर ब्रॉडली एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। अब इसका जो ऑर्गन है वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो ऑर्गन सिस्टम जो है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम क्या हुआ, ऑर्गन सिस्टम मतलब सेवरल ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस। एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले मुंह से हम खाना लेते हैं, दांत आते हैं। ठीक है, फिर दांत के बाद जीभ आती है, टंग आती है, फिर टंग के बाद इसोफेगस आती है जिसमें फूड पाइप आता है, उसमें वो तो एयर पाइप होता है, फूड पाइप आता है, फूड पाइप से स्टमक आता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से एनस। तो ये पूरे जो वो ऑर्गन्स है, डिफरेंट ऑर्गन्स है, वो सारे काम कर रहे हैं एक ऑर्गन सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह। अब इसमें जैसे फूड पाइप है, फूड पाइप जो है कई अलग अलग प्रकार के टिश्यू से बना है, लेकिन उसका मेन काम क्या होता है कि वो जो है मुंह से लेकर खाने को पेट तक ले जाता है और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, जैसे कि खाना आराम से जो है नीचे की तरफ स्लाइड कर जाए। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से जो हायरार्की है यानी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एक ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू मिला के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिला के ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके ऑर्गन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म को, जैसे हम हो गए, इंसान हो गए, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो इससे ऑर्गेनिज्म क्या है,
ऑल ऑर्गन सिस्टम फंक्शनिंग टुगेदर टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग। जो सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो आपस में जो है मिलजुल के फंक्शन करते हैं टुगेदर टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग। जो बनाते हैं उसको ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो सेल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, सेल्स में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं बट ऑल्सो डिफर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये डिफर भी करते हैं, अलग अलग भी होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि ब्लड और रिवर सेल्स जो है एनिमल्स में होते हैं, रूट्स और लीफ सेल्स जो है प्लांट्स में होते हैं, और उनका जो अपीयरेंस है, साइज, शेप वगैरह वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये डिफर करता है। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। अगर हम कंपेयर करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में तो हमको क्या क्या सिमिलरिटीज़ या क्या क्या डिफरेंस मिलेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट सेल में जो है सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल होती है इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है सेल वॉल होती है जो उसको रिजिडिटी, सपोर्ट, परफेक्ट शेप और साइज जो है प्रोवाइड करती है। ठीक है, और डेफिनेट शेप और साइज प्रोवाइड करती है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है सेल वॉल। जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती एंड दे हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन। उनमें केवल सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जो कि उनको फ्लेक्सिबल इन शेप, इस कारण वो उनका जो शेप होता है एनिमल सेल्स का शेप वो फ्लेक्सिबल होता है। जबकि प्लांट्स में जो शेप जो है काफ़ी ज़्यादा रिजिड होता है और वो उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो हमने ये पहली चीज़ पढ़ी, क्या कहते हैं उसको, सेल वॉल। दूसरी चीज़ है शेप। जो प्लांट सेल है टिपिकल जो जनरली जो है रेगुलर और बॉक्सी होते हैं और रेक्टेंगुलर होते हैं ड्यू टू डिजिट सेल वॉल। रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं जनरली जो प्लांट के सेल्स होते हैं, क्योंकि सेल वॉल जो कि उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। एनिमल के जो सेल्स हैं वो बिल्कुल इरेगुलर होते हैं और राउंडेड शेप के होते हैं, क्योंकि उनमें कोई सेल वॉल नहीं होती, उनमें कोई रिजिडिटी नहीं होती, तो गोल से शेप के होते हैं और इरेगुलर होते हैं, उनको कोई डेफिनेट शेप वगैरह नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये प्लांट सेल है और ये हमारा एनिमल सेल है। ठीक है, इनका बीच का कंपैरिजन है, डिफरेंस। तो देखो दोनों में जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है उन दोनों में जो है जो डिफरेंस मेन है सेल वॉल। सेल वॉल जो है एक प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में होती है। और एक प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स जो है जो कि कलर प्रोवाइड करता है वो भी जो है केवल प्लांट सेल में होती है। एनिमल सेल में कोई कलर वलर जैसे फूलों का फलों का अलग अलग कलर नहीं होता, या क्लोरोप्लास्ट सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल बनाता, सॉरी, एनर्जी बनाता है और वाटर रिलीज करता है। तो वो जो है ये भी जो है प्लास्टिड्स है, ये भी जो है एनिमल सेल में नहीं होते। ठीक है, बाकी जो है मोस्टली जो है जैसे गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, ये जनरली जो है दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों के दोनों पाए जाते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद आते हैं कि ये मैंने आपको फिगर से देख के बताया। इसके बाद जो है अब मैं आपको बताता हूँ, सॉरी, अब इसके बाद जो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में होते हैं, दे आर कंटेन्ड इन प्लांट सेल ओनली। और इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, दे आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज। फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज में जैसे ल्यूकोप्लास्ट जो है स्टोरेज में काम करते हैं, और क्रोमोप्लास्ट जो है वो बेसिकली जो है फ्लावर्स को और फ्रूट्स को डिफरेंट पिंक और येलो कलर वो सब देने में प्रोवाइड करते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है जनरली फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को मदद करती है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन प्लांट cells only. They are not found in animal cells. अब वैक्यूल्स, वैक्यूल्स में जो प्लांट सेल्स में होते हैं they are generally, इनके पास जो जनरली लार्ज वैक्यूल होते हैं एंड दे स्टोर करते हैं लार्ज स्टोरेज ऑफ वाटर स्टोर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स स्टोर करते हैं और वेस्ट भी स्टोर करते हैं। प्लांट सेल्स क्या क्या स्टोर करते हैं? वाटर, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट, जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और एनिमल सेल में वैक्यूल्स क्या करते हैं? इनके वैक्यूल्स जो एनिमल सेल में स्मॉल साइज के होते हैं एंड और ऐसा भी हो सकता है कि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स ना हो। ठीक है, व्हेन प्रेजेंट दीज वैक्यूल्स टेंड टू बी मच स्मॉलर देन दोज इन प्लांट। और जब होते हैं ये तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट सेल्स, काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं वैक्यूल्स जो एनिमल सेल में होते हैं। और कभी कभार ये नहीं भी हो सकते, लैग भी करते हैं।
चलो इसके बाद जो है प्लास्टिड्स के बाद जो है जो अगला टॉपिक है हमारा प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स के बाद इस तरह से हमारा टॉपिक जो है ख़त्म होता है।